हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 बायो का जो है कुछ हथियार लेकर आ चुके हैं। उसका 1 शॉर्ट वीडियो हमने कवर कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लीजिए। और अब हम रेडी होते हैं हथियार को रखने के लिए। हथियार मींस क्या होगा, आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आने की संभावना है इस बार बोर्ड में, उसके मैं फ्लो चार्ट को प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को, यहीं पे बताऊंगी। एंड जो यहाँ पे 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं उसको कराऊंगी। जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से बनने वाले, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर लॉन्ग शॉर्ट कोई सा भी हो, हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम सबसे पहले टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ेंगे इसको देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको फुल इन डिटेल में पढ़ना है तो मैंने उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखी है, फटाफट से जाके आप उसको देख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्वापोषी एवं परपोषी देखेंगे जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अमीबा में पाचन लॉन्ग में आता है, आपका 6 नंबर का आ जाता है। और रुधिर संघट्ट ये भी 4 नंबर का आपको आता है। जाइलम फ्लोएम में अंतर आपको कभी 2 कभी 4 नंबर में दे दिया जाता है। धमनी शिरा में अंतर, दोहरी परिसंचरण, जैसे हृदय मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था और आज दोहरा परिसंचरण आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आपके ब्लड होकर हृदय से गुजरते हैं, तो उसी को आपको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, रुधिर और लसिका में अंतर बताएंगे। उसके बाद मानव पाचन ग्रंथि कितनी सहायक होती है मानव पाचन में, इसको समझेंगे। एंड लास्ट में हम मानव पाचन को एकदम फ्लो चार्ट में समझेंगे। बिल्कुल 2 से 3 मिनट का काम ये रहेगा समझने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को जान लिया होगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है आज। तो चलिए अब हम देखते हैं स्वापोषी एंड परपोषी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्वापोषी और यहां पे लिखेंगे हम परपोषी, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। स्वापोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं। तो स्वा का मतलब होता है भाई खुद, स्वयं, मतलब वे पेड़ पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वापोषण। वे हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वापोषण कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप हरे पेड़ पौधे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका हरे पेड़ पौधे, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। एंड परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वे जो दूसरे पर निर्भर होते हैं उसको क्या कहेंगे, हम परपोषी कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो जीव जंतु, ठीक है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम प्रकाश संश्लेषण पे चलते हैं, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोगों को ये समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रकाश संश्लेषण को देखेंगे और बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, ठीक है, कि हमें प्रकाश संश्लेषण में आखिर क्या समझना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहली चीज कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, सबसे पहले हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं थोड़े से पेड़ बना देती हूं जिससे आपको ये चीज याद रहे। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। ये मैंने अभी सुबह वाली वीडियो में भी बताया था। पहले परिभाषा लिखनी है, फिर सेकंड में आपको स्थान लिखना है कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण हो कहाँ रहा है। तीसरे में आपको अवयव लिखने हैं और चौथे में आपको लिखना है क्रियाविधि। और ये सारे आसान है, इसमें कोई सा आपका माइंड नहीं खराब होने वाला, बिल्कुल इजी वे में। देखिए आपको परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि सौर ऊर्जा का, आप इसकी परिभाषा लिख रहे हो, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, सौर ऊर्जा रहेगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। समझ में आया
क्या है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। पहली चीज तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब दूसरा स्थान को आपको जानना है, क्या जानना है, स्थान जानना है। तो स्थान भाई उसके लिए आपको तो पत्तियां बनानी ही पड़ेंगी। भाई ये लो मैं पत्तियां बना देती हूँ, ये हमारी पत्तियां होंगी। पत्ती दो पार्ट में ऐसे बनी रहती है, आप कोई से भी पत्ती ले लोगे, आम की पत्ती कोई से भी पत्ती लेकर देख लोगे। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा हरित लवक, यही होता है पेड़ का किचन होता है, पेड़ का रसोई घर होता है। कौन होता है, हरित लवक, जिसको भैया हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। हरित लवक को ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और पर्णहरिम को हम कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो होता है ये आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, और इसी का काम होता है रंग देने का। यही हमारा वर्णक भी होता है, पेड़ों में वर्णक हमारा क्लोरोफिल ही होता है। तो ये समझ गए कि स्थान हरित लवक में ही हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल के ना दो काम होते हैं। क्लोरोफिल के दो काम क्या होते हैं, पहला तो ये होता है कि ये वर्णक है, रंग देता है, और दूसरी चीज ये सौर का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या करता है भाई, परिवर्तन करता है। समझ में आया, क्या समझना भाई, क्लोरोफिल के दो काम है। पहला तो ये वर्णक है, पहला तो ये कलर देता है भाई पेड़ पौधों को। उसके बाद दूसरा क्या करता है, सौर को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन यही करता है हमारा क्लोरोफिल करता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड अब दूसरी पॉइंट्स हम देखेंगे अवयव को, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम अवयव को देख लेते हैं। ये समझ में आया, हाँ जी भाई बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया। अब अवयव हमारे क्या लग रहे हैं, अवयव तो पहली चीज हम ये जानेंगे कि CO2 लग रहा है, दूसरी H2O लग रहा है, तीसरा हमारा क्लोरोफिल लग रहा है। ठीक है, और हमारा चौथा क्या लग रहा है, CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश। इसमें से एक चीज नहीं मिलेगी तो उसका भोजन बनाना असंभव हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में क्या करना है, सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आया, तो जो क्लोरोफिल होता है यहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो यही क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, और बाहरी जो CO2 यहाँ पे टहल रहे हैं उनको भी ले लेता है साथ में। क्या करता है, बाहरी जो CO2 टहल रहे हैं उनको साथ में ले लेता है, और उनको साथ में लेने के बाद ये बन जाता है C6H12O6। ये बन जाता है हमारा, ये हमारा ग्लूकोज बन जाता है। फिर इसमें से जो हमारा जो है ग्लूकोज जब बन जाता है तब यहाँ पे हमारा जल होता है। तो जल से क्या होता है, यहाँ पे H जो है, ये हमारा H2 जो है वो अपघट्ट हो जाता है, और जैसे इसका अपघटन होता है बचता है हमारा ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन ये हम सभी लोगों को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। समझ में आया, इसमें क्या समझना था कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्लोरोफिल कर रहा है, उसके बाद वहाँ के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक साथ लेकर ये हमारा C6H12O6 बनाता है। उसके बाद H2O जो बचता है हमारा, H2O बचता है हमारा, H2O में से हम क्या करते हैं, H को जो है वो अपघट्ट हो जाता है, और जैसे उसका अपघटन हो जाता है तुरंत हमारा ऑक्सीजन बचता है, और ऑक्सीजन को ये हम सभी लोगों को प्रोवाइड कर देता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आखिर ये अपघट्ट क्या होता है, तो कल वाली वीडियो में आप जरूर से जरूर आइएगा, क्योंकि वहां पे हम केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करेंगे, और वन शॉट उसको कवर करेंगे। ठीक है, एंड शाम को यही रूल रहेगा कि आपको हथियार उसके मिलेंगे। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग कि ये भाई कैसे समझना है। तो मैंने परिभाषा बता दी, स्थान बता दिया, अवयव बता दिया, एंड क्रियाविधि बता दी। अब इसको हम मिटा के चलते हैं भाई यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है। तो बिल्कुल लगभग 40 से 45 मिनट या फिर उससे कम भी हो सकता है, या फिर 10-15 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है। 1 घंटे लगभग हमने मान के रखा है कि 1 घंटे में हम सारी चीज़ें क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 3rd नंबर आता है कि अमीबा में पाचन। तो अमीबा में पाचन, सबसे पहले हम अमीबा को लेते हैं। अब यहाँ से पहला पॉइंट तो ये निकलता है कि भाई अमीबा यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रहिएगा आप, अमीबा जो है हमारा वो यूकैरियोटिक है। ठीक है,
अमीबा हमारा यूकैरियोटिक है। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, इसको जरूर ध्यान रखे रहिएगा, एक कोशिकीय होता है। देखिए इस वीडियो में आपको कोई सा भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो फालतू होगी, ये सब आपको नंबर ही दिलाएंगी। तो ये हथियार वाली वीडियो में आप ज्यादा बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूकैरियोटिक है। एंड सेकंड इसकी क्या चीज है, ये एक कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से बने हो जो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पाचन दिया गया है जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है 6 नंबर में, या फिर यूपी बोर्ड में तो 6 या 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बिहार और राजस्थान की बात करें तो वो 4 नंबर में ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पाचन के लिए क्या चीज समझेंगे, सबसे पहले हम पाचन के लिए लाइन से लिखेंगे सारी चीजें। पहले क्या हो रहा है, पहले हमारा अंतर्ग्रहण हो रहा है। और एक चीज यहीं पे हम बताएंगे कि ये पोषण का कौन सा भाग होता है। हमने पोषण आप लोगों को पढ़ाया था, पोषण में क्या पढ़ाया था, परजीवी पढ़ाया था, मृतोपजीवी पढ़ाया था, एक प्राणीसम जिसको पूर्णजैविक या पूर्णजैवीय भी कहते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो अमीबा होता है ये हमारा प्राणीसम होता है। तो ये भी ध्यान रखे रहिएगा कि अमीबा हमारा क्या होता है, ये हमारा सम होता है। मतलब ये पहले अंतर्ग्रहण करता है उसके बाद पाचन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज अंतर्ग्रहण हो गई, फिर पाचन हो गया, पाचन के बाद तीसरा हमारा अवशोषण हो गया, ठीक है। और अवशोषण के बाद हमारा स्वांगीकरण हो गया, स्वांगीकरण हो गया। एंड देन हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। अंतर्ग्रहण में क्या करता है, अमीबा अपने भोजन को कूट पात द्वारा जो है अपने अंदर ले जाता है। इसको मैंने सुबह वाली वीडियो में भी बताया था कैसे। जैसे हमारा ये अमीबा है, और अमीबा में एक चीज जरूर आप ध्यान रखे रहिएगा कि इसकी कोई आकृति नहीं होती कि इतने ही साइज का अमीबा रहेगा या फिर इतने साइज का, ये अस्थाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमीबा हो गया, इसके पास एक है केंद्रक और अंदर में हमारे कोशिका द्रव्य भरे हुए हैं। और ये क्या करता है, कूटपात द्वारा अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। एंड नेक्स्ट पाचन पे आता है। इसमें क्या करता है, ये अमीबा क्या करता है, जैसे इसमें एक रिक्तिका पाई जाती है, जैसे ये हो गया भोजन, हाँ, और ये हो गया केंद्रक, ये हो गई सारी कोशिका द्रव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाचन में आपको लिखना है कि यहाँ पे एक रिक्तिका पाई जाती है जिसका नाम होता है हमारा खाद्य रिक्तिका। क्या होता है, खाद्य रिक्तिका। और जैसे ही अमीबा अपने भोजन को अंदर ले जाता है, और खाद्य रिक्तिका जो होती है वो भी अस्थायी होती है कि जब भोजन इसका पच गया तो वो अचानक से ही गायब हो जाती है, ठीक है। तो खाद्य रिक्तिका अंदर गया, खाद्य रिक्तिका का मतलब है बुलबुले के समान होता है। फिर जैसे ही ये अंदर जाता है तुरंत ये विभिन्न एंजाइमों द्वारा क्या करता है, अमीबा अपने भोजन का पाचन करने लगता है, ठीक है। एंड थर्ड में हमारा अवशोषण है। अवशोषण का मतलब बस आपको एक चीज ये करना है कि क्या होता है, फैलाव। अवशोषण का मतलब क्या होता है, फैलाव। तो इसमें जो चीजें खाई हैं इन्होंने, ये केंद्रक हो गया, और जो चीजें इन्होंने खाई हैं ये इधर उधर मतलब चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब भाई जब खाना खा लिया इन्होंने और खाना फैल भी गया, तो अब ये नेक्स्ट जो हमारा 4th नंबर है, इसमें अमीबा क्या करेगा, जनन करेगा। जनन की क्रिया मतलब ये बढ़ेगा और सारी चीजें होंगी। और वही क्षेपण में लास्ट में क्या होता है, अमीबा एक जगह कहीं से भी, ये अस्थायी होता है तो एक जगह कहीं से भी ये फट जाता है और इसके जो बेकार पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यही था आपका अमीबा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया अमीबा में मैंने क्या क्या बताया। ये एक यूकैरियोटिक है एंड एक कोशिकीय है एंड ये प्राणीसम पोषण है। उसके बाद मैंने अंतर्ग्रहण बताया, पाचन बताया, पाचन के बाद हमने अवशोषण बताया, स्वांगीकरण बताया, फिर वही क्षेपण बताया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड अब नेक्स्ट हम चलते हैं रुधिर संघट्ट, और इसी में हम पढ़ेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम रुधिर को देख लेते हैं कि आखिर रुधिर क्या है। पहले आप इधर नहीं देखेंगे क्या लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रुधिर को समझेंगे। रुधिर क्या है, ये हमारा एक प्रकार का, एक मिनट यहाँ पे मैं इसे लाइन खींच देती हूँ वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार क्या है, ऊतक है। और ऊतक क्या है भाई, आप ऊतक को तो जानते हो, जो हमारे शरीर में कोशिका होती है उसी के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसी के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मीन्स ये भी कह सकते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा ऊतक बना होता है, मीन्स टिश्यू बना होता है, ठीक है। ये ऊतक है, लेकिन कौन सा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है।
समझ में आया कि ये हमारा क्या है, ऊतक है, और भी कौन सा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि हमारा रक्त जो होता है, हमारा रुधिर जो होता है वो लाल क्यों होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान रखे रहिएगा। एंड यहाँ पे अब ये होते हैं 4 चीजों से मिलकर हमारे जो रक्त होते हैं वो बने होते हैं। सबसे पहले तो प्लाज्मा भाई, सबसे पहली चीज प्लाज्मा, दूसरा है हमारा आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, एंड उसके बाद है हमारा डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल, उसके बाद है हमारा प्लेटलेट्स। क्या भाई, प्लेटलेट्स। समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। अब प्लाज्मा क्या होता है, ये भी एक तरल ही होता है, आखिर ब्लड में है तो तरल ही तो रहेगा, तरल होता है, लेकिन ये हल्के पीले रंग का होता है। ये किस रंग का होता है, पीले रंग का, ये पीले रंग का। लेकिन आपको पूरा लिख के आना है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि पीले रंग का होता है, वरना अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो नंबर भी आपको शॉर्टकट ही मिलेंगे। मैं समझा सिर्फ फ्लो चार्ट में नहीं हूं, जिससे आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएं और पेपर में आप बना के लिख सको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। एंड दूसरा हमारा क्या है, आरबीसी का मतलब होता है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल में श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो जो ये प्लाज्मा जो होता है ये हमारे पूरे बॉडी में 55% होता है। कितने परसेंट होता है, 55%। एंड जो ये तीनों होते हैं, ये तीनों मिला के हमारे 45% होते हैं। कितने होते हैं, 45%। मीन्स प्लाज्मा की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब लाल रुधिर कणिकाएं ये हो गई, ये हमारी आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिकाएं हो गई, ये हमारी लाल रुधिर कणिका हो गई, ये हमारी श्वेत रुधिर कणिका हो गई। और श्वेत रुधिर कणिका को ही हम क्या कहते हैं, सैनिक कोशिकाएं कहते हैं। सैनिक कोशिकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी मतलब विषैली चीजें होती है, मतलब विषाणु होते हैं, उससे ये लड़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड ये जो प्लेटलेट्स होता है, जैसे हम ऐसे दौड़ रहे हैं, अचानक से कोई सा भी छोटा बच्चा दौड़ रहा है और गिर गया, और देखते होंगे आप उनके खून आने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद, थोड़ी समय 10-15 या फिर 20 या फिर आधे घंटे बाद आप देखेंगे वो खून आना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब जो प्लेटलेट्स है उसने क्या कर दिया, उसने रुधिर का जो है वो थक्का बना दिया और रुक गया। अगर वही प्लेटलेट्स आपके शरीर में नहीं रहेगा तो आपके ब्लड रुक नहीं पाएगा। समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में ज्यादातर इसके अंतर पूछे जाते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर बताइए, मिस लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका में अंतर बताइए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आरबीसी मतलब क्या होता है, इसमें लाल रंग होता है, जैसा मैंने बता दिया, लाल रुधिर कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती। पूरा आप लिखोगे कि इन कणिकाओं में लाल रुधिर कणिकाएं होती। और ये किस लिए होती है, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसलिए ये जो है लाल होते हैं। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। आप यहाँ पे ये नहीं लिखोगी कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आपको लिखना है हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। एंड यहाँ पे इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और हमारा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 12 दिन तक होता है, या अगर मैक्सिमम आप लेकर जाओगे तो 20 दिन तक जाता है। मींस 10 और 20 के मध्य ही रहता है। यही सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में मिलेंगे और चिंता मत करिए, अभी मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ये तो मैंने समझ लिया रुधिर का पूरा पार्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जाइलम एंड फ्लोएम में अंतर दिया गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये 4 नंबर में भी पूछा जाएगा तब भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दूंगी जिसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम है और फ्लोएम है। तो इसमें आप जानते हैं जब पौधों के संवाहन की बात आती है कि आखिर पौधों में जो भोजन तैयार होता है उसको सब जगह तक कौन ले जाता है, आखिर पौधों में जो पानी डाला जाता है वो कैसे मतलब सब जगह तक जाता है। तो जाइलम, जा से जल। ठीक है, तो जाइलम एक कोशिका है जो कि जल का संवहन करती है। और फा से क्या होता है, फा से होता है फ्रूट या फिर फा से फूड, मतलब क्या, भोजन। तो भोजन का संवहन क्या करता है, फ्लोएम करता है। तो जल का संवहन हमारा जाइलम करता है और फ्लोएम का संवहन हमारा फल करता है। और जो हमारा जाइलम होता है वो एक दिशीय होता है। अब एक दिशीय कैसे होता है, जब आपने पानी डाला तो ये तो है नहीं कि पानी इधर उधर चला गया, नहीं ना, बिल्कुल वो डायरेक्ट, या तो पहले आप नीचे जाएगा और नीचे से जड़ उनको धीरे धीरे, जाइलम नामक कोशिका उसको धीरे धीरे ऊपर लेकर जाती है। ठीक है, और ये द्विदिशीय होता है क्योंकि जो भोजन पकाने का जो है जो भोजन बनता है उसको चारों तरफ ले जाना पड़ता है, इसलिए ये 2 दिशीय होता है। और ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है।
जो जाइलम है 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला है आपका क्या, वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, और तीसरा है आपका जाइलम मृदुतक, और 4th नंबर है जाइलम तंतु। ठीक है, और जो ये होता है हमारा फ्लोएम, ये भी हमारी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला आपका चालनी हो गया, दूसरा नलिकाएं हो गई, और तीसरा आपका हो गया फ्लोएम मृदुतक, और चौथा हो गया आपका फ्लोएम तंतु। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर 2 नंबर में आएगा तो आप ये लिख सकते हो, अगर 4 नंबर में आएगा तो जो मैंने कोशिकाएं बताई वो भी आप लिखोगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब आपको धमनी, शिरा तथा दोहरी परिसंचरण और रुधिर लसिका तीनों एक साथ हम बता देते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम धमनी और सिरा में अंतर देख लेते हैं कि आखिर धमनी क्या है और सिरा क्या है। ठीक है, तो जो धमनी होती है उसमें हमेशा क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है, हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना, जिस घर में सब लोग सही होते हैं उसमें एक निकम्मा जरूर निकलता है। तो भाई जो पल्मोनरी धमनी है उसमें अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। और इसी तरह सेम हमारा क्या है, सिरा है। सिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जब सब खराब है तो एक लोग उसमें सही है, जिसका नाम है पल्मोनरी सिरा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये आप लिख देंगे, और दूसरा पॉइंट आप पल्मोनरी धमनी वाला लिख देंगे। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसकी भित्ति मोटी होती है। धमनी की भित्ति क्या होती है, वो मोटी होती है, लेकिन इसी का उल्टा होगा सिरा। सिरा की भित्ति क्या होती है, पतली होती है, और भाई लचीली भी आप लिख सकते हो, पर आपको लॉन्ग में लिखना है, ये नहीं आप ऐसा शॉर्टकट लिख देंगे तो आपको शॉर्टकट नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड 4th नंबर क्या है, 4th नंबर है हमारा शुद्ध रुधिर अंग तक ले जाता है। मतलब जो ये हमारा धमनी होता है ये शुद्ध रुधिर को क्या करता है, पूरे अंगों तक ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध रुधिर बहता है। और जो हमारा शिरा होता है वो अशुद्ध रुधिर को क्या करता है, हृदय तक ले जाता है। समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोहरा परिसंचरण। आखिर ये दोहरा परिसंचरण क्या है, मतलब 2 बार ब्लड को गुजारना। इससे बस सिंपल सा यही समझना है कि 2 बार ब्लड जहाँ गुजरे तो 2 बार हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना ही क्या कहलाता है, हमारा दोहरा परिसंचरण कहलाता है। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा रुधिर और लसिका में अंतर। ये एग्जाम में एक ना एक अंतर जरूर आएगा, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। रुधिर और लसिका में अंतर क्या है, जो हमारा रुधिर होता है ये रंगीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन जो ये हमारा लसिका होता है ये रंगहीन होता है। मीन्स इसमें कोई भी रंग पाया नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा WBC की कैटेगरी में आता है। जो रुधिर होता है वो RBC की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ये रंगीन होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए क्या होता है, ये रंगहीन होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें RBC सबसे ज्यादा होता है, मतलब ये रेड ब्लड सेल जो है वो सबसे ज्यादा होता है, और इसमें सबसे कम होता है, और इसमें WBC सबसे कम होता है, लेकिन हमारा लसिका में WBC सबसे ज्यादा होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ये लिख के बस समझाना था, क्योंकि आपको ये लर्न करना है। एंड उसके बाद हम मानव पाचन ग्रंथि पे चलते हैं। उसके बाद मानव पाचन का फ्लो चार्ट देखकर हम इस वीडियो को एंड की तरफ लेकर चलते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं मानव पाचन ग्रंथि। आखिर मानव के जो पाचन है, जो भी हम कुछ खा रहे हैं उसको कौन कौन सी ग्रंथियां जो हैं वो पचा रही हैं, तो इसको देखेंगे हम। क्या है, हमारी 4 ऐसी ग्रंथियां हैं जब हम खाने को खाते हैं तो ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, पचाना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या क्या है भाई, सबसे पहली तो लार ग्रंथि है, जो आपको बिल्कुल मुख में ही मिल जाती है। लार ग्रंथियों की संख्या मैंने आप लोगों को बताई थी कि 3 जोड़ी होती है, और अगर हम नॉर्मल रूप से देखें तो 600 से लेकर 1000 ग्रंथियां होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। उसके बाद हमारा जठर ग्रंथि है, जिसमें हमारा क्या होता है, अभी यहाँ से MCQ बहुत बनेगा। जठर ग्रंथि में क्या होता है, यकृत में क्या होता है, तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखे रहिएगा। उसके बाद है हमारा यकृत ग्रंथि, इसमें भी पाचन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है अग्नाशय। अग्नाशय में भी हमारा क्या होता है, मानव पाचन की एक ग्रंथि है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो यहाँ पे पचता है। ठीक है, अब लास्ट एक और क्वेश्चन बचा है, मानव पाचन, जिसको मैंने इन डिटेल में कल बताया था, लेकिन आज उसका फ्लो चार्ट हम प्रोवाइड करेंगे जिससे आप उसको भूल ना पाए। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम मानव पाचन को जो है फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया था, और आज हम फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे याद करना है, जिससे आप एग्जाम
में अच्छे तरीके से लिख सको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आहार नली है। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था आहार नली किसे कहते हैं। मुख से लेकर गुदाद्वार की जितनी भी यात्राएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, आहार नली कहते हैं। तो आहार नली में सबसे पहले हमारा मुख है और मुख में हमारी 3 चीजें पाई जाती है, पहला दांत, दूसरा जीभ, तीसरा लार ग्रंथि। दांत क्या होता है, ये चबाने का काम करता है और 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चौवर्णक। अब कृंतक हमारा क्या करता है, काटने का काम करता है, और रदनक क्या करता है, रदनक चीरने और फाड़ने का काम करता है। अग्रचौड़क और चौड़क क्या करता है, पीसने का काम करता है, जो भी भोजन हम किए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जीभ के बारे में हम जानेंगे। तो जीभ में हमने क्या बताया, जीभ क्या करता है, हमें स्वाद देता है, खट्टा है, तीखा है कि कड़वा है, ठीक है। और लार ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि में लार रस का श्रावण होता है, ठीक है। ये जरूर आप ध्यान रखे रहिएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया। उसके बाद हमारा भोजन ग्रास नली में जाता है, ठीक है। तो मुख से लेकर आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का काम हमारा ग्रास नली ही करती है, जिसको हम ग्रसनी भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अमाशय। अमाशय में हमारी जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि में हमारे जठर रस का श्रावण होता है। अब ये जठर रस 3 प्रकार से होता है हमारे, कैसा होता है, पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा श्लेष्मा। HCl क्या होता है, जो भी चीज हम खाते हैं उसको पचाने का काम करता है, क्योंकि अम्लीयता देता है। जब भी हमारे भोजन को अम्लीयता कोई देगा तो वो पचने लगेगा अपने आप ही, ठीक है। तो HCl क्या करता है, भोजन को पचाने का काम थोड़ा करता है। और पेप्सिन क्या करता है, इसी HCl के साथ अम्लीय वातावरण में काम करता है, क्योंकि HCl क्या होता है, अम्ल होता है, और इसी को पचाने का काम हमारा कौन करता है, भोजन को पचाने का काम हमारा HCl करता है। पेप्सिन हमारा अम्लीय वातावरण में काम करता है। इसको जरूर ध्यान दिए रहिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अम्लीय वातावरण में कौन सा जो है एंजाइम है वो काम करता है, तो उसका आंसर होगा पेप्सिन। और श्लेष्मा, ये श्लेष्मा हमारे HCl से रक्षा करता है। रक्षा क्यों करता है, क्योंकि अगर 1 बूंद HCl अगर आप अपने हाथ पे डाल दोगे तो आपका पूरा हाथ जल सकता है, इसलिए हमारे पेट में है तो श्लेष्मा उसकी रक्षा कर रहा है, जिससे हमारे पेटों को कोई खराबी ना हो। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे छोटी आंत। छोटी आंत में भी 3 पार्ट है, पहला ड्यूडीनम, दूसरा जिजुनम, तीसरा इलियम। अब ड्यूडीनम में भी 2 पार्ट हमारे हैं, कौन सा है, यकृत है और अग्न्याशय है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये आता है कि आखिर पित्त रस हमारा, पित्त रस का श्रावण कहां पे होता है, तो पित्त रस का श्रावण जो होता है वो हमारे यकृत में होता है। पित्त रस का श्रावण क्या कहां पे होता है, हमारे यकृत में होता है। और अगर बात आई पित्तरस का श्रावण कहाँ होता है, तो आप कहोगे यकृत में, लेकिन पित्तरस इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे पित्ताशय में, ठीक है। समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इस अग्न्याशय वाले पार्ट को। तो अग्न्याशय में क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसके बाद बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हमारा एक हार्मोन पाया जाता है और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में हमारा एंजाइम पाया जाता है। तो अब अंतःस्रावी ग्रंथि के जो हार्मोन है वो हमारा इंसुलिन है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, अगर यही इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो हमें जो है मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी मात्रा, ये शर्करा को हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नॉर्मल करता है, मतलब उसको नियंत्रित करता है। एंड यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है वो एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन MCQ बहुत आते हैं, याद रखिएगा। आहार नाल में जो हमारी छोटी आंत है यहाँ से MCQ बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारा एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होगा। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को जो है पचाता है और जो हमारा ट्रिप्सिन है प्रोटीन को पचाता है। अब आप कहोगे प्रोटीन को तो हमारा यहाँ पे पेप्सिन भी बचाता है, लेकिन इसकी कोई शर्त नहीं होती, इसकी शर्त होती है, इसकी शर्त होती है कि अम्लीय वातावरण में ही काम करेगा। मीन्स अगर कोई चीज खट्टी आई तो उसे ही पचाएगा, लेकिन जो ट्रिप्सिन होगा इसका कोई ऐसा शर्त नहीं होता, चाहे जो प्रोटीन हो उसे ही पचा देता है। और लाइपेज हमारा जो है वसा को पचाता है, वो भी कौन सी वसा, एमल्सीकृत वसा जो होती है। एमल्सीकृत हमने कल क्या बताया था, जो कि बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, उसी को एमल्सीकृत कहते हैं और उसी के वसा को हम एमल्सीकृत वसा कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करते रहिएगा और हम अब इसके बारे में MCQ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जिससे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो हम चलिए MCQ क्वेश्चंस को करते हैं और इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो इसको चलिए फ्रेंड्स हम कुछ MCQ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो कि चैप्टर 1 से इस बार आने की संभावना है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, कुल मिला के 9 क्वेश्चन है, तो इन सारी चीजों को हम कर लेते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन है फुंफुस सिरा रुधिर लाती है। तो यहाँ पे मैंने सिरा
बताया सिरा हमेशा अशुद्ध रुधिर का जो है प्रवाह करती है, लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, वो भी कौन होता है? फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा जो करती है वो बाएं आलिंद में लेकर आती है ब्लड को, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बाएं आलिंद हो गया। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एमाइलेज के बारे में बताया था। एमाइलेज एंजाइम का कार्य, उसका कार्य क्या होता है, किस चीज को वो पचाता है? तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। और प्रोटीन को हमारा कौन पचाता है? प्रोटीन को हमारा पेप्सिन और ट्रिप्सिन पचाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण को कौन कम करता है? तो पादपों में वायु प्रदूषण को हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है, और जो हमारा हम लोगों में होता है वायु प्रदूषण को, वो O2 जो है सफा कर देता है, एकदम जितने भी प्रदूषण होते हैं उसको कम कर देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं। तो वो कौन से खाद्य बनाते हैं? तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसको हम मंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। अब आता है नेक्स्ट हमारा, स्पैग्नो मैनोमीटर से नापते हैं। क्या चीज हम स्पैग्नो मैनोमीटर से नापते हैं? तो रुधिर दाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? तो पेशीय संकुचन को याद रखिएगा, हम क्रमाकुंचन कहते हैं, ठीक है, क्रमानुकुंचन कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को लसिका और रुधिर में अंतर बताया था। तो मैंने ये बताया था, जो लसिका है उसको WBC कहते हैं, और जो हमारा रुधिर है उसको RBC कहते हैं। तो उसमें RBC पाया जाता है और उसमें RBC नहीं पाया जाता। एंड नेक्स्ट, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। मैंने अभी जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताया था कि जैसे जल का संवहन हमारा जाइलम करता है, वैसे फूड का संवहन हमारा फ्लोएम करता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जाइलम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट और आखिरी और अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण हमारा यकृत में होता है। और अगर हम 10वां क्वेश्चन बनाना चाहें तो पित्त रस हमारा इकट्ठा कहाँ होता है? तो हम लिख सकते हैं पित्त रस हमारा पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमने चैप्टर नंबर 1 बायो का कंप्लीट किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।